27 नवंबर बुध का दिन है, पहला वीलॉग आपके सामने। सूरत हाल क्या हुई, रात भर क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया। डी चौक में मौजूद रहनुमाओं के साथ क्या हुआ, कारकुनों की सूरत हाल क्या है, कितने लोग शहीद हुए। हुकूमत की फस्तायत और जुल्म का आखिरी लेवल क्रॉस हो गया। कौन कामयाब हुआ, कौन हारा, इमरान खान की रिहाई का मामला कैसे हल होगा। इंटरनेशनल दबाव, दुनिया चीख उठी जुल्म सितम पर। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, कनाडा, तमाम सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें मैदान में आ गई। हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात, इंटरनेशनल दबाव, शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना का इजलास, खान की रिहाई की ऑफ़र अब होगी, ये मामला किस तरह हल होंगे। 24 करोड़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ख़त्म करने का बड़ा ऐलान किया, अलामिया जारी किया। वजूहात क्या बनी, मीडिया का बदकिरदार बदबूदार चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। और 24 तारीख से 26 तारीख तक पिछले 72 घंटों में जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, माजी के तमाम ऑपरेशन एक तरफ बदरफ ऑल ऑपरेशंस 2024 में, और जिस तरह नमाज पढ़ते हुए उस शख्स को कंटेनर से गिरा के शहीद किया गया, हक़ व बातिल की वाकई जंग, जिहाद वाकई था। अब इसका नतीजा क्या होगा। आज खुशी की एक और ख़बर भी है इस सारी फस्तायत में। फ़लस्तीन में सीज़ फायर शुरू हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कामयाब होगी, उसके नताइज पाकिस्तान में भी आएंगे। यूक्रेन का मामला भी इसी तरह हल हो गया है। अब ये दो बड़े मसाइल थे इमरान खान की रिहाई की रुकावट में, इन दो के असरात आपके सामने नजर आएंगे। मैं आपको सबूत और दलील के साथ कि इंटरनेशनल दबाव अब काम क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को सिर्फ 22 दिन हुए हैं, इलॉन मस्क का ट्विटर खोलने पर मजबूर हो गए। ताकतवर से बड़ा ताकतवर आए तो क्या होता है। और ये जो एहतजाज का मामला था, कैंसिल करना बेहतर हुआ, गलत हुआ, आपको मायूस होना चाहिए, अभी भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए, ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले 72 घंटों में जो हुआ इस्लामाबाद में, हकीकी मानों में फ़लस्तीन का शहर गज़ा और इस्लामाबाद, तस्वीर, वीडियोज़, फुटेजेस, जुल्म सितम देखें, आपको खुदा की कसम कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक मफतूआ इलाके का नक्शा, जैसे किसी तरह मंगोल या तातारी फ़ौज जलगार करती थी, अपने ही लोगों को काट काट के फेंकते थे। अब तक की इतलात पे 8 कन्फर्म लोगों की शहादत, उनके नाम भी सामने आ गए। 200 के करीब कारकुन जो मामूली ज़ख्मों से लेकर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। हकीकी मानों में करबो बला, जिस तरह यजीद ने पानी बंद किया, यहाँ भी पानी भी बंद, खाना भी बंद किया गया। और जो शहीद किए गए वो भूखे प्यासे भी थे, नमाज़ें पढ़ते हुए मारे गए। और जिस तरह हम फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं, इसराइल की फ़ौज क्या करती है किसी को इल्म नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में 2024 में हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया। 4,500 रुपये का एक शेल, 70,000 शेल चलाए गए, 40,000 से ज़्यादा गोलियों के इन्होंने खोल इकट्ठे किए। इस कौम को सलाम, इनकी अजमत को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक जिस तरह इन्होंने हौसला नहीं हारा, शेल भी खाते रहे, फायरिंग भी खाते रहे, और जवाब में नारे तकबीर लगाते रहे। चाइना चौक से जिना एवेन्यू तक धुएं के बादल इस तरह छाए थे कि स्मोग नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था जुल्म और सितम आया हुआ है हर तरफ। किसी को मरहम पट्टी और इलाज की सहूलत तक नहीं दी, अस्पताल बंद कर दिए। 2024 में दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। आप सोच नहीं सकते अपने ही लोगों पर इस कदर जुल्म और फस्तायत हो सकता है। और यही बहादुर दलेर जब कच्चे के डाकुओं के सामने आए या असली दहशत गर्दों के सामने आए, तो कभी गाड़ियों का तेल ख़त्म हो जाता है, कभी माथे पे पसीना और कभी टांगें कांपना शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि पुरअमन अवाम एक सियासी जमात थी, कोई मुसल्ला जत्था नहीं था, एक गाल पे मारो वो दूसरा भी पेश करने वाले लोग थे। हकीकी मानों में बाखुदा आप देखें वो पुरानी फिल्में उठाकर, कभी जिस तरह वो पुराने ज़माने में मंगोल तातारी कब्ज़ा करने आया करते थे, बिल्कुल उसी तरह गाड़ियाँ जलाई गई, बिल्कुल उसी तरह लोगों को ज़ख्मी किया गया। अलीमीन और बुशरा बीबी जिस कंटेनर पे थे उस पर इतनी शेलिंग की गई कि अंदर सांस लेना नामुमकिन था। जान बचाने के लिए कंटेनर से बाहर आए, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, उन्होंने उस कंटेनर को आग लगा दी, सिर्फ अपने गरूर और तकब्बुर का सबूत देने के लिए। बांग्लादेश के लोगों पर ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद हुआ था। आज आपको ये भी नज़र आ गया 26 नवंबर को। 48 घंटे फस्तायत का सामना करने वाले पुरअमन कारकुन थके हुए थे, भूखे थे, ताकत भी जिसमें नहीं थी, और फिर ऊपर से लाशें भी उठा रहे थे। फस्तायत का लेवल भी यही था कि इन्हें भी लाशें चाहिए थी, अपने ही लोगों पर गाड़ियाँ भी चढ़ाते रहे। 40,000 कसाई जल्लाद इन्होंने छोड़े थे, मुफ्त की गोलियाँ थी, टैक्स पेयर के पैसों से ख़रीदा हुआ असला था, सामने थी भेड़ बकरियाँ, कसाइयों की तरह काटा उन्हें। 26 मई आपको याद था हुआ था जो मामला, 3 नवंबर, फिर 26 नवंबर, फिर 8 मार्च, फिर 15 मार्च, फिर 18 मार्च, फिर 24 मार्च। 7 मरतबा पाकिस्तानियों को खून से नहलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दफ़ा खेल के खून की होली। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, शुमाली पंजाब, आग और खून का दरिया पार करके लोग आए। 48 चैनल इनके साथ, मीडिया के साथ 13 अदारे ताकत के गरूर में बदमस्त हाथी अपनी आवाम को कुचलते रोनते रहे। आज भी ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल हुआ, लोगों को शहीद करना था। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत की, पार्टी का मौक़िफ़ था एक जान बचा लो, इंसानियत बचाओ। यहाँ तो बहुत सी जानें हैं, ये तो बाज नहीं आएंगे। इन्होंने तो पूरी वारदात का तरीका प्लान किया। देखें, 9 महीने के बाद बंद ट्विटर एकदम खोला, क्योंकि इन्हें पता था ताकतवर आ गए हैं। बांग्लादेश का ऑपरेशन सर्च लाइट और मिस्र का जनरल अब्दुल फताह सीसी का मामला, इन्हें याद था, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कितने मरते हैं, कितने ज़ख्मी होते हैं, कितनों के सुहाग उजड़ते हैं, कितनी मुश्किल से औलाद जवान की जाती है। 17 साल का बाप जवान लाशा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जा रहा था, पूछे किसी बाप से,
औलाद गुर्बत में कैसे पाली जाती है। यहाँ लाशें बिखरी हुई हैं, क़यामत सुग़रा बर्पा की हुई, इन्होंने पूरा मुल्क लहू लहान कर दिया सिर्फ चंद दिनों के इक़्तिदार के लिए। मिला क्या? नफ़रत। खुदा की कसम ये 40-50 साल तक नफ़रत का मौसम ख़त्म नहीं होगी। मोहब्बत हो जाती है ख़त्म, नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होती, वरना यजीद आज भी गाली ना होता। देखे वाक़या करबला के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी थे। यजीद की फ़ौज 50,000 से 1 लाख के करीब। बज़ाहिर जंग यजीद जीत गया, ख़ानदान रसालत एक जवान शहीद कर दिया उसने। जन्नत के सरदार इमाम हुसैन को शहीद किया। हम शक्ल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे शहज़ादा अली अकबर को शहीद किया। 6 महीने के शहज़ादा अली असगर को शहीद किया। खैमे जला दिए, लाशों पर घोड़े दौड़ा दी, सर काट के नेज़ों पर बुलंद कर दिए, फ़तह का जश्न भी मनाया। इतनी ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल करके भी यजीद की हुकूमत 2 साल और कुछ महीने कायम रही। और फिर जिसने जुल्म किया उसके साथ वो हुआ, वो आप जानते हैं तारीख़ में। उसके बरक्स देखें, सब्र नवासा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गया, इस्लाम में जीत गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में जब गई तो नोके नेज़ा पर सर लटके हुए थे सारे। यजीद ने बड़े फ़ख्र से कहा, देखो बिनते ज़हरा, हम जीत गए, हक जीत गया। ये उसके अल्फाज थे। उसी वक्त अजान की सदा सुनाई दी। बीबी ने कहा, लईन सर काट गया तू, लेकिन तू जीता नहीं। मेरे नाना का नाम आज भी इसी अजान में। हमने इस्लाम को बचाया, हमने कुर्बानियाँ दी अपने कदो कामत के हिसाब से। ये हुकूमतें, ये इक़्तिदार हमारा मकसद नहीं। तारीख़ फ़ैसला करेगी कौन जीतेगा। आज आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं वो मार्का कौन जीता। और हक़ व बातिल की जंग में इसलिए कह रहा हूँ, नमाज़ पढ़ते वो शख्स को उठा के कंटेनर से नीचे फेंक दिया, वो अल्लाह को याद कर रहा था। इसी तरह करबला में मारी थी उन्होंने नमाज के दौरान तीर। ये सियासी लड़ाई नहीं, इक़्तिदार की लड़ाई नहीं। इक़्तिदार की लड़ाई होती, खान इक़्तिदार लेके साइड पे हो जाता, ये अपनी बारी का इंतज़ार करता। वो इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करना चाहता है। कानून और आइन की बालादस्ती का मतलब क्या है? रियासत मदीना बनाने का मकसद क्या है? इसीलिए सारी मुश्किलात आ रही हैं। सियासत में कोई मुश्किल नहीं है। जो रास्ता मरियम नवाज़ ने चुना वो बड़ा आसान रास्ता है। इन मार्कों से कभी कमज़ोर नहीं हुई। कभी पाकिस्तान की आवाम कभी नाकाम हो सकती ही नहीं। ये वक्ती शिकस्त है, आप कभी दिल बर्दाश्त ना हो। ये अल्लाह का फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-अशरा में फरमाया है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ज़ालिम के ख़िलाफ़ हमेशा मुत्तहिद रह के आवाज़ उठाना, पुरअमन जदोजहद करना, मज़लूम का साथ देना, ये आपका फ़र्ज़ है, हक़ है। हदीस में अंबिया कराम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी उठा के देखिए। अल्लाह ने ज़ालिम का अंजाम भी कुरान में बताया कि बेशक तेरा रब घात लगाए बैठा है। मज़लूम को सब्र की तलकीन भी दी और कहा अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ये ज़ालिम तो आपको पता है आर्जी हैं। ये सारे मराइल हम देखिए, अल्लाह की तदबीर है। वो कुन फ़यकून कह के बदलता है, वो इंशाल्लाह ये सब कुछ बदलेगा दुनियावी एतबार से। मैं आपको वो भी मामला बताता हूँ ताकि आप ये ना समझे सारा मैं दीन की बातें बता रहा हूँ। ये जो उन्होंने किया है बहुत बड़ी चार्जशीट है, सारे वीडियो एविडेंस है। तहरीक इंसाफ का काम है इस चार्जशीट को दुनिया के सामने रखें। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ होगी। अब ये मिस्र जैसे मजबूत नहीं है। मिस्र की ज़रूरत थी फ़लस्तीन के मामले में। अब तो ना यूक्रेन की जंग है ना फ़लस्तीन की जंग है। सीज़ फायर आज 1 बजे शुरू हो रहा है, ना अफगानिस्तान की जंग है। दुनिया को इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इनका खौफ देखे, ट्विटर खोल दिया इलॉन मस्क के आते ही। रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे मालिकान एक करके जा चुके हैं। पहले इन्हें गोली लाठी की फुल इजाज़त थी, अब इंशाल्लाह पत्थर भी नहीं मारेंगे। अब याद रखिएगा मेरी बात, ये जो हुआ है ये इनके लिए बहुत बड़ा गड़ा इन्होंने अपना खो दिया। आवाम के पास, आपके पास मौका है। ये जो जुल्म हुआ, इस जुल्म को दुनिया को दिखाएं, बताएं दुनिया को कि हम पुरअमन थे। और याद रखें करबला 10 मुहर्रम की शाम को ख़त्म नहीं हुआ, 11 मुहर्रम से शुरू हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र बीबी ज़ैनब ने शुरू किया, मुसलमानों को जगाया और वो तमाम तब्दीलियाँ जो 2 साल 10 महीने के बाद यजीद का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। जुल्म सितम बर्दाश्त किया उन्होंने। इसीलिए आज हम कलमा पढ़ते हैं। इसलिए सफ़र ख़त्म नहीं होता, ये जारी रहेगा। ये हमारे बाद भी जारी रहेगा। हर दौर में एक यजीद होगा, उसके मुकाबले में अल्लाह उस दौर में सुन्नत हुसैनी पर चलने वाले लोग पैदा करेगा। अब आपने इस मामले को उठाना है, इंटरनेशनल दबाव बढ़ाना है। कैसे? मैं आपको सबूत देता हूँ, दलील देता हूँ। आपने डटे रहना है, मुकाबला करना है और इंशाल्लाह दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। इस दबाव में अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा बयान आ गया आज कि पाकिस्तान के एहतजाज के दौरान फ़ौज की तैनाती क्यों हुई, आज़ादी इज़हार राय पर पुरअमन इज्तिमा पर फायरिंग क्यों की गई, फ़ौज क्यों तैनात की गई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान आया, अंधाधुंध फायरिंग क्यों किया आपने। अमेरिका, यूरोप समेत सहाफ़ियों ने इंसानी हकूक़ के हवाले से जो सरगर्म है वो खुलकर बयान दिए और बड़ी ख़तरनाक ट्वीट्स की नाम लेके। मैं आपको उसका सबूत देता हूँ। आप देखें, पहली जो ट्वीट थी वो रिचर्ड ग्रैनल की। ये शख्स माजी में डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस का डायरेक्टर रहा, यूक्रेन के मामले में इल्ची का किरदार अदा कर रहा है। ये मामला यूक्रेन का ख़त्म होने वाला जैसे फ़लस्तीन का ख़त्म। उसने ट्वीट में लिखा, ख़बरदार पाकिस्तान, जिस तरह ट्रंप जैसे रहनुमा पर बोगस झूठे केस बने, अमेरिका में इसको फंसाया गया, ऐसे ही दुनिया भर में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। और ये वो खान के मामले की तरफ कह रहा है। अब इस बंदे के अकाउंट्स पर मैं गया, मैंने उसकी रिसर्च की। इसने एक रीट्वीट की हुई है। ये ट्वीट थी, अमेरिकी इकोनॉमिस्ट है, इंसानी हकूक़ की वकील है, ग्लोबल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की एनालिस्ट है। उसका नाम है लिंडा मॉर्गन। इसने डीप स्टेट एक्टर्स में, जिसमें टोनी ब्लिंकन, विक्टोरिया न्यूलैंड और हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसमें उसने पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा जिक्र किया। और उसने कहा, मुझे उम्मीद है जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा इन सब लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करेगा, क्योंकि इनके रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार है। फिर उसने वो तस्वीर भी शेयर की, वो दौरा था अमेरिका का,
फिर उसके बाद उसने पूरा लंदन प्लान जो इमरान खान आपको बारहा बता चुके हैं वो भी उसने सारे का सारा लिखा उसी तरह। इसके अकाउंट में आज के प्रोटेस्ट की सारी तस्वीर थी, लोगों के जुल्म सितम की तस्वीर थी, अकाउंट भरा हुआ था। ब्लूमबर्ग की बल्कि एक पोस्ट थी जिसमें दावा कर रहे थे रेंजर्स के 4 जो स्पाई मरे, इसने उसके ऊपर लिखा ये एक झूठी खबर है। तो ये मैं आपको एक माइंड सेट बता रहा हूँ कि ये लोग मैदान में आ रहे हैं, ये मौजूदा रजीम और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के किए गए कामों के सख्त मुखालिफ है, और ख़ान के और उसके साथ जो जुल्म हो रहे हैं इसकी पार्टी उसके साथ इनके साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मामले को कितनी बारीकी से देखा जा रहा है। ट्विटर खुलना बहुत बड़ी मिसाल है। रिचर्ड ग्रैनल ने इससे पहले इमरान खान की जो रिहाई पर 17 घंटे पहले एक ट्वीट की थी, क्योंकि वो मामले की हसासियत को देख रहा है कि यूक्रेन का जुड़ा हुआ इमरान खान पर जो अदम एतमाद का मामला था, वो लंदन प्लान, रजीम चेंज ऑपरेशन, जनरल बाजवा की वारदात, ये सब जुड़े हुए थे उसी लिंक के साथ, जिसे अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मानने पर तैयार नहीं। और वो इनके माई बाप है, ये आपको पता है, सबको पता है। और ये भी इमरान खान का हामी, इसके लगातार ट्वीट्स हैं इमरान खान की रिहाई के बाद। आप देखें कांग्रेस में क्रैक कसार की एहतजाज करने वालों के हक़ में जो ज़्यादती और जुल्म हुआ उस पर ट्वीट आ चुकी है। कनाडा के माइकल ग्रैम जो कि कंजर्वेटिव मेंबर है पार्लियामेंट का, जिसने अभी करारदाद भी पेश की, उसने भी वाज़ेह स्ट्रेट ट्वीट की कि ये जो मिलिट्री क्रैकडाउन हो रहा है पुरअमन एहतजाज करने वालों पे, ये इंसानी हकूक़ का मामला है। फिर उसके बाद CNN की बड़ी स्टोरी, बड़ी खबर के साथ फिर आप देखें साउथ एशिया के डायरेक्टर है माइकल कुगलमैन, उसकी पूरी ट्वीट आई। उसने भी वाज़ेह अंदाज में लिखा कि अवाम से उनका ज़बरदस्ती मैंडेट छीन कर अपने दबा नहीं सकते, ख़तरनाक मामला है, सियासी हल निकालें। फिर उसके बाद आप देखें बरतानिया से डैनियल हनान, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी है, ब्रिटिश राइटर भी है कंजर्वेटिव पार्टी का, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहा है। और बरतानिया जो ब्रेक्सिट आपको पता है जिस मामले बरतानिया निकला था, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसकी ट्वीट थी कि आप इन एहतजाज करने वालों को दबा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को फुल मिलिट्री सपोर्ट है, ये अपने पाकिस्तानियों को गोलियाँ मार रहे हैं और हम बरतानिया एक मुल्क इससे अलग नहीं रह सकते। तो ये मैंने आपको चंद मसाले दिए। अभी आप देखेंगे, अभी पार्टी शुरू हुई है। BBC, CNN, टाइम्स, अल जज़ीरा, अरब न्यूज़, TRT, इकोनॉमिस्ट, दुनिया के तमाम अखबारात, तमाम मीडिया स्टेशंस पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना, शहादतें देना, ये जुल्म सितम की जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दुनिया भर में जो रजीम चेंज करने वाले, मुदाखलत करने वाले लोग हैं, हुकूमतें बनाने तोड़ने वाले, किंग मेकर्स। अब जो बड़े बड़े इदारे हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा है, इंसानी हकूक़ का आपको पता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की तकरीर है, आज उसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फिर एक आज़ाद खुद मुख्तार वर्किंग ग्रुप की 21 सफ़ात की पूरी रिपोर्ट है। अमेरिका की करारदादें हैं, बरतानिया की करारदादें हैं, कनाडा की करारदादें। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको खबर दे रहा हूँ, इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी जो चेयरमैन है इसकी इंसानी हकूक़ की, वो बहुत बड़ी करारदाद ये भी ला रहे हैं। तो इन्होंने दुनिया के साथ तिजारत करनी है, दुनिया से बातचीत करनी है, दुनिया से कट के तो नहीं रह सकते। और ख़ास तौर पर जब आप माली इमदाद इनसे ले रहे हों, ये आपको भीख या कर्जा ना दें, आप ज़िंदा ना रह सकें, फ़ौजी इमदाद ये देते हों और इन लोगों को आप नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करें, तो इसमें इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई होगी ज़रूर। ये आपको ज़रूर अल्लाह खुशखबरी सुनाएगा। और ये बैरिस्टर गौर की जो ट्वीट थी वो बड़ी मानी खेज थी, ये इमरान खान से मिलकर भी आया हुआ था। और इस मामले में मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जो मामला है अब हल होगा, क्योंकि यूक्रेन और फ़लस्तीन के मामले को मैं समझता था ये बुनियाद है। मैं हमेशा से इस बात को बार बार दोहराता था और ये दोनों मामला आपके सामने हल हो रहे हैं। तो इसलिए अब मामला सिर्फ यह है कि इमरान खान को रिहा कैसे करना है, केसेस कैसे ख़त्म करने हैं। अदालतों में तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इमरान खान को आवाम के सामने कैसे लाना है। अभी ये ज़ाहिर है वक्ती तौर पर दबाव मजीद डालेंगे, इनके पास सिर्फ 20 जनवरी तक टाइम है, जो कर सकते हैं करें। दूसरा, जिन चोरों को ज़मानत दी है, जिन डाकुओं को मसलत किया, इनको निकालना कैसे, नया निज़ाम कैसे बनेगा, इंतखाबात कैसे होंगे, गारंटियाँ कैसे मिलेंगी, और इन सब को जो उन्होंने वारदात की कानून के दायरे में ना लाया जाए, इन्हें सज़ाएँ ना दी जाए, ये जो शहीद हुए इनके केसेस ना बने। इनका सबसे बड़ा मसला अब ये होगा। तो इसलिए क्योंकि इनसे बड़ा ताकतवर मैदान में है, और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मामला कैसे हल होंगे। और हकीकी मानों में देखें, एहतजाज से इनकलाब का जो मामला है, पुरअमन एहतजाज की तरफ आप गए हैं, आपने कोशिश की है और उसमें नाकामी से बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो। बड़ी जमातों में, बड़े ममालिक में मसाइल चलते हैं, आप कभी पसपा नहीं हुए, आप ये समझें कि इनकी जान छूट जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ये तो कोशिश करें कि जनरल ज़िया-उल-हक के मुशर्रफ से भी लंबा टाइम, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर रात की सुबह है, थोड़ी देर से ही अल्लाह ताला ने आपको मज़ीद आज़माना है। बाकी पंजाब से और कुछ रहनुमाओं से गिले शिकवे वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में करेंगे। अपना ख्याल रखें और तगड़े रहें, हिम्मत आपने नहीं छोड़नी, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको मज़ीद कुछ बातें बताऊँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।